पाकिस्तान में एक जादूगर आया है। पूरे 4 साल बाद जादूगर का जादू देखने भीड़ भी आई। उम्मीद थी कि कुछ नया देखने को मिलेगा। पता चला कि जादूगर भले ही कई साल बाद लौटा हो, लेकिन उसने तमाशा तो वही दिखाया जो बरसों पहले भी दिखाता था। पाकिस्तान में 21 अक्टूबर को यही हुआ। मीनारे पाकिस्तान के सामने नवाज शरीफ आए, लंबी लंबी डींगे हाँकी, पाकिस्तान को बदल देने का ख्वाब दिखाया और स्टेज से कट्टरता भी परोसी। नवाज 4 साल बाद बोल रहे थे, लेकिन जुबान पर परमाणु बम आ ही गया। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने। सियासत को सर्कस बना दिया जाए तो नजारा ऐसा ही दिखेगा। कबूतर उड़ाए जाएंगे, डिस्को लाइट जैसी चमक बिखेरी जाएगी, गरीब की रसोई से आटा निकालकर आतिशबाजी की जाएगी। और जब पता चला कि आतिशबाजी में मजा नहीं आया तो जुबान पर एटम बम आ ही गया। ताकतवर तरीन सदर मुझे कह रहे हैं कि धमाके ना करना। हमने धमाके किए और इंडिया का जवाब ठीक ठाक तरीके से दिया हमने एटमी धमाकों का। आप मुझे बताएं, मेरी जगह कोई और होता, आप जानते हैं कि कौन होता। वो अमेरिका के सदर के आगे बोल सकता था? बोल सकता था? 4 साल बाद मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे। लाहौर में मीनारे पाकिस्तान के सामने रैली की। पहले फौज की लिखी स्क्रिप्ट पढ़ी, फिर से लंदन तैयार किया, झूठ की गठरी खोली। बात नहीं बनी तो वही तीर मारा जिससे पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरकश भरी पड़ी है। मुझे याद आ रहा है अभी जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि क्लिंटन हमें बहुत जोरदार तरीके से कह रहा था कि आपने एटमी धमाके नहीं करने, और दुनिया के बाकी लीडर भी रोज मुझे कई लीडरों के फोन आते थे कि आपने धमाका नहीं करना, हिंदुस्तान ने कर दिया लेकिन आपने नहीं करना। और फिर कहने के हम पाकिस्तान को $5 अरब देंगे। आप ये कहां कम है कि नवाज शरीफ पाव भर वाले एटम से आगे तो निकले। वैसे सच और इतिहास दोनों की कसौटी पर नवाज शरीफ झूठे हैं। नवाज शरीफ असली बम का जिक्र करके जुबानी बम फोड़ रहे थे और उनके समर्थक एक ही शो का रिपीट टेलीकास्ट देखकर बोर हो रहे थे। पॉलिटिकली पाकिस्तान कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, महंगाई आसमान को छू रही है, तो वो बोलना साफ तौर पे उनके मोराल को रेज करने के लिए इस माफी की बातचीत कर रहे हैं, जबकि वो साफ तौर पे जानते हैं कि ये गलत है और झूठ है। साथ ही साथ वो पाकिस्तान की आर्मी को भी अपील करना चाह रहे हैं कि एज अ प्राइम मिनिस्टर ही टुक अ डिसीजन व्हिच वाज प्रो पाकिस्तान एंड प्रो इंटरेस्ट ऑफ द आर्मी। ये बात सच है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास एटम बम है, लेकिन ये भी सच है कि एटमी ताकत वाले देशों में सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का है। मुल्क लगभग दिवालिया हो चुका है, विपक्ष जेल में है, सुप्रीम कोर्ट के जज आर्मी की पहरेदारी में हैं और आतंकी तंजीमें एटम बम हड़पने के लिए तैयार बैठी हैं। प्राइवेट सिटीजन को आप हेलीकॉप्टर का आने वो दे रहे हैं, सलूट जो इंतजामिया है वो मार रही है, तो जो एक सरकारी आशीर्वाद है वो तो हमें नजर आ रही है। तब जो इनका सियासी आगाज हुआ था सफर, वो था बेनजीर भुट्टो और पीपल्स पार्टी के खिलाफ। आज जो आशीर्वाद और इन्हें ये सारा कुछ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, एक दफा और मतलूब है कि किसी के मुकाबले में इनको खड़ा किया जाए, और वो कौन है जो
मातूब जमात उन्होंने है। कहा मैं इंतकाम पर यकीन नहीं रखता, लोगों की जिंदगी उनके कहने के नहीं है, उनका कहना एक है, आपकी तर्जुमानी बहुत ही खूबसूरत होती है। वैसे पाकिस्तान में भी नवाज शरीफ से डेली सोप ड्रामा वाले रिटर्न पर खूब चटखारे लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया पर शरीफ फैमिली की बेमिसाल नौटंकी को एक्सपोज किया जा रहा है। जिस रैली को नवाज शरीफ का कमबैक कहा जा रहा है, असल में वो कमबैक नहीं, बल्कि नवाज शरीफ अब उसी जगह पहुंच गए जहां से उन्होंने सियासत का आगाज किया था। अब आपको नवाज शरीफ की रिटर्न रैली की सबसे मजेदार तस्वीर दिखाते हैं। पाकिस्तान के लिए जीने मरने की कस्में खाने वाली नवाज शरीफ की लाडली को देखिए। रैली पाकिस्तान में हो रही है, लेकिन हाथ में झंडा फलस्तीन का है। को बुलंद करना होगा। डिनर टेबल पर अवाम को बेवकूफ बनाने का फॉर्मूला शरीफ फैमिली ने पहले ही बना लिया था, तय कर लिया था कि पापा नवाज एटम बम चिल्लाएंगे और बेटी मरियम फलस्तीन का झंडा थामकर अवाम को बरगलाएगी। अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान में जैसे इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने निकाला बाहर, इसी माफिक वो 3 बारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री 2 बारी उनको सत्ता से हटाया पाकिस्तान की आर्मी ने। तो आर्मी को भी जीतना चाहते हैं कि वो साफ तौर पे जानते हैं कि अगर आर्मी उनके साथ में नहीं है तो उनकी जो अभिलाषा है कि चौथी बारी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने, वो कभी भी कायम नहीं हो सकती। इमरान खान हो या नवाज शरीफ, सत्ता का सिर्फ चेहरा बदलेगा, क्योंकि पड़ोसी मुल्क में सरकार इस्लामाबाद से नहीं बल्कि रावलपिंडी से चलती है। रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में बैठे आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की सियासत का भविष्य तय कर दिया है। नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए 9 मई का जो ड्रामा रचा गया, अब उसका क्लाइमैक्स नजदीक है। हैरानी इस बात की है कि सामाजिक राजनीति और आर्थिक भंवर में फंसकर सब कुछ लुटा चुका पाकिस्तान अभी भी परमाणु जखीरे को बढ़ाने में जुटा है। अमेरिकी मीडिया की एक ताज़ा चौंकाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक साल 1999 में CIA ने अनुमान लगाया था कि 2020 तक पाकिस्तान के पास 60 से 80 परमाणु हथियार होंगे। लेकिन अभी 11 सितंबर को बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान के पास 170 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। नवाज शरीफ को भी पता है कि पाकिस्तानी फौज एटम बम की भूखी है, लेकिन उससे भी भूखे हैं लश्कर, हिजबुल और जैश जैसे आतंकी संगठनों के आका, जिनकी नजर पाकिस्तान के एटम बम पर है। सूत्रों के अनुसार फिलहाल पाकिस्तान के पास 165 से ज़्यादा न्यूक्लियर बम हैं। यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी तो हो सकता है इनमें से कुछ बम, एटमी हथियार वहाँ जो आतंकी संगठन हैं जैसे कि LET या हिजबुल मुजाहिदीन, उनके हाथों में पड़ जाएं। ऐसा होने पर हो सकता है कि यह आतंकी संगठन इन एटमी हथियारों का इस्तेमाल या तो भारत के विरुद्ध करे या दुनिया के किसी दूसरे देश को ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। ये तो हाल है पाकिस्तान का। अवाम पिस रही है और पाकिस्तान की सबसे रईस फैमिली में शुमार शरीफ परिवार कमबैक में जुटा है, सिर्फ इसलिए ताकि शहबाज की जगह नवाज शरीफ बन जाए PM। इसे ही कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP न्यूज। और अब बात करेंगे सत्ता के चुनावी संग्राम में टिकट वाली रेस की, जो बीजेपी या फिर कांग्रेस हर एक दल के लिए फिलहाल चुनौती का सबब बन गई है, क्योंकि टिकट न मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया है। नाराजगी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि बात मारपीट तक पहुंच गई है। सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पार्टी स्तर पर नाराजगी दूर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि टिकट ना मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं की नाराजगी सत्ता के विजयी अभियान पर भारी पड़ने वाली है।
क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी इसी तरह चुनाव जीतेगी? क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में खोई जमीन ऐसे ही वापस पाएगी? मध्य प्रदेश में जीत के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बनाई है, क्या नाराज कार्यकर्ता उसे कामयाब होने देंगे? शिवराज को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस ने जो फॉर्मूला रेडी किया है, क्या बागी उसके कील कांटे दुरुस्त रहने देंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी का इलेक्शन इक्वेशन चाहे जो हो, टिकट के बंटवारे से भर के दोनों ही पार्टियों के समर्थकों का गुस्सा अलग ही तस्वीर दिखा रहा है। चुनाव कोई भी हो, हार जीत का फैसला वोट से होता है। कार्यकर्ता और समर्थक खुश तो गले में जीत की माला, वरना खाली हाथ से काम चलाना पड़ता है। हिस्से में खाली हार ना आए, इसके लिए शिवराज पूरी ताकत से जुटे हैं, तो कमलनाथ भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे। तैयारियां दोनों तरफ से जोरदार हैं। चुनाव में किसका पलड़ा भारी है, ये 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन टिकट बंटवारे पर समर्थकों की नाराजगी के मामले में दोनों बराबरी पर हैं। हम आपको कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के बागियों का हाल बताएंगे। टिकट बंटवारे पर भड़के गुस्से और नाराजगी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। शुरुआत बीजेपी से। उम्मीद टूटी, दिल टूटा तो सिर फूटने की नौबत आ गई। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट आई तो लड़ाई भी अपने साथ लेकर आई। 5वीं लिस्ट आने के बाद टिकटार्थी के समर्थकों का गुस्सा ऐसा फूटा कि बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के गनमैन को बीजेपी के दफ्तर में ही धकिया दिया। वो तो अच्छा था कि पिस्तौल ने गनमैन का आदेश मानने से इनकार कर दिया और हॉल्स्टर में दुबक गया, वरना क्या हो जाता कहना मुश्किल है। लेकिन जो होता बीजेपी के मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव के सामने होता, क्योंकि पार्टी के हाईटेक दफ्तर में जिस जगह टिकट युद्ध चल रहा था, यादव जी वहां से सिर्फ चंद कदम ही दूर थे। अब हम आपको इसके पीछे की कहानी भी बता देते हैं। जबलपुर की उत्तर मध्य सीट से बीजेपी ने अभिलाष पांडे को खड़ा किया है। इस पर पूर्व मंत्री शरद जैन दावा ठोक रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। इससे भड़के शरद जैन के समर्थकों ने पहले भूपेंद्र यादव के आगे नारेबाजी की। इसी बीच कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने सांसद कविता पाटीदार को घेर लिया। इस बीच जब भूपेंद्र यादव दफ्तर से निकलने लगे तो बवाल हो गया। मध्य प्रदेश में टिकट का टंटा दुनिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे संगठित पार्टी कही जाने वाली बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अनुशासन का इम्तिहान ले रहा है और पार्टी के नेताओं का ऐसी ही तस्वीरों से बार बार सामना हो रहा है। ग्वालियर इसका नमूना है, जहां बीजेपी के नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने श्रीमान यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया का महल घेर लिया। वजह समझिए, बीजेपी ने पूर्व मंत्री माया सिंह को ग्वालियर पूर्व से टिकट दिया है। सिंधिया के समर्थक मुन्ना लाल गोयल को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे थे। इसी मांग को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
जयविलास पैलेस का घेराव कर जबरदस्त नारेबाजी की। इसके बाद सिंधिया खुद भी उनके बीच पहुंचे और मान मनोबल शुरू हो गया। हर बार जो हमारा मत है उस मत के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाता, ठीक है। ये पहली बार नहीं हुआ है ना, आप लोग भूल गए, पहले भी 15-20 साल पहले भी कई दिग्गजों के टिकट नहीं हो पाए। टिकट को लेकर मचे इस बवाल को लेकर वैसे तो टिकट बंटवारे से जुड़े पार्टी के तमाम बड़े नेताओं पर उंगली उठ रही है, लेकिन केंद्र में है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, जिनकी सफाई तुरंत आ गई। जो सूची है, इस सूची में सब प्रकार के लोग जिन्हें अवसर मिलने चाहिए अवसर भी मिले हैं, जिन्हें पुनः अवसर मिलने चाहिए पुनः अवसर भी मिले हैं। एक अच्छी सूची और एक जीतने वाले उम्मीदवारों की सूची है, इसलिए मैं तो पुनः नेतृत्व का अभिनंदन करता हूं। अभी 28 बहनों को, हमारी महिला कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। लगभग 32 विधायकों के उनके स्थान पर दूसरे नए कार्यकर्ताओं को अवसर मिले हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर किसानों से लेकर के माताओं बहनों से लेकर के नौजवानों तक लोगों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी सरकार ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन जहां आवश्यक था वहां परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। टिकट पर टंटे के दर्द सिर से सिर्फ बीजेपी नहीं लड़ रही, ये कांग्रेस के लिए भी गले की फांस बना हुआ है। इसकी लेटेस्ट तस्वीर उसी भोपाल से आई जहां कल तक कमलनाथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एकता के दावे कर रहे थे। दीप्ति सिंह को टिकट दिए जाने के समर्थन में जुटे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं पर गंभीर आरोप लगा दिए। बोले, नेता पार्टी को बर्बाद कर देंगे। टिकट का बंटवारा आरएसएस के इशारे पर किया जा रहा है। रविंद्र साहू के भाई संघ के पदाधिकारी हैं। भोपाल के कांग्रेस दफ्तर में चल रहे इस प्रदर्शन में पुरुषों ने तो सिर्फ हाजिरी लगाई, बागडोर आधी आबादी के हाथ में रही, जिसने हनुमान चालीसा पढ़कर अपना विरोध जाहिर किया और कांग्रेस तुझसे बैर नहीं, रविंद्र तेरी खैर नहीं के पोस्टर लहराए। जिस गोविंदपुरा सीट पर दावेदारी के लिए ये लड़ाई चल रही है उसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 1967 में अस्तित्व में आई इस सीट से कांग्रेस सिर्फ पहला और दूसरा चुनाव जीती है। इसके बाद से इस पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। अब कांग्रेस ने यहां से रविंद्र साहू को टिकट दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी की कृष्णा गौर से होगा। कृष्णा गौर मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके बीजेपी के दिवंगत नेता बाबूलाल गौर की बहू हैं। इसलिए कांग्रेस के लिए यहां डबल चैलेंज है। उसे बीजेपी का किला तोड़ना होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की नाराजगी ने ये काम मुश्किल कर दिया है। यहाँ पर दीप्ति सिंह को समर्थन के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि गोविंदपुरा विधानसभा से जो ये सीट का गलत चयन किया गया है उसको हटाया जाए और हमें दीप्ति सिंह चाहिए उस सीट पे। जो 50 साल से हार रहे हैं हम गोविंदपुरा विधानसभा की सीट, उसको हम जीतना चाहते हैं। हम चाहते हैं दीप्ति सिंह को टिकट मिले। हम जितनी महिलाएं हैं सब उन्हीं के सपोर्ट में आई हुई हैं। मध्य प्रदेश में टिकट को लेकर असंतोष और विरोध वैसे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में है, लेकिन प्रभावित सीटों की संख्या के मामले में बीजेपी का ग्राफ बेहतर है। 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में करीब 10 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवारों के नाम पर नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए ऐसी सीटों की संख्या करीब 18 बताई जा रही है। इन्हीं में शामिल है शुजालपुर, निवाड़ी और मल्हारगढ़ की विधानसभा सीट, जहां प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का घर घेर लिया और जोरदार प्रदर्शन किया। वहाँ की अगर मुकेश नायक वहाँ से प्रत्याशी के रूप में अभी भी रहेंगे तो वहाँ की 10 सीट हारेंगे। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, अगर टिकट नहीं देंगे तो हम लोग 10 प्रत्याशी हराएंगे, चैलेंज के साथ हरवाएंगे। कांग्रेस में हुए टिकट बंटवारे से नाराज ये कार्यकर्ता
शुजालपुर से प्रत्याशी चुने गए रामवीर सिंह सिकरावार की जगह योगेंद्र सिंह बंटी को, निवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी अमित राय की जगह रजनीश पटेरिया को टिकट दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर प्रत्याशी नहीं बदले गए तो सत्ता तक पहुंचने का कांग्रेस का सपना सपना ही रह जाएगा। 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले तो विपक्षी गठबंधन की मजबूती के जो दावे किए जा रहे थे, तारीखों के ऐलान के साथ ही इन दावों की हवा निकल गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर शुरू हुई खींचतान ने दरार इतनी चौड़ी कर दी है कि अब इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। माना यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच जिस तरह की तनातनी देखी गई, वो लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी की भी सीट फंसा सकती है। क्या 2024 में सोनिया गांधी लोकसभा की सदस्य चुनी जाएंगी? अगर हां, तो रायबरेली से लड़ेंगी या किसी और सीट से किस्मत आजमाएंगी? क्या राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ेंगे या वो एक बार फिर लौटकर वायनाड चले जाएंगे? 2024 के लोकसभा चुनाव में वैसे तो अभी वक्त है, तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन सियासत के नब्ज पर नजर रखने वाले सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सीटों को लेकर इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं। वजह है मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव, जहां से उठी विवाद की एक चिंगारी उत्तर प्रदेश तक असर दिखा रही है। इंडिया गठबंधन की गिल्लियां हिला रही है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा, और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ। अखिलेश यादव का ये गुस्सा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के बयान के बाद आया है। मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तकरार के बाद अजय राय ने अखिलेश को आजमगढ़ उपचुनाव में हार की याद दिलाई। अखिलेश का पारा नए सिरे से हाई हो गया। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को यूपी में अखिलेश की नाराजगी का असर झेलना होगा? क्या अब अमेठी सीट पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वॉक ओवर नहीं देगी? क्या रायबरेली सीट पर अखिलेश सोनिया की मदद नहीं करेंगे? इसका संकेत अखिलेश ने 20 अक्टूबर को ही दे दिया था, जब कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उन्हें अंगूठा दिखाकर उन सीटों पर भी उम्मीदवार उतार दिए जहां से पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सी है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति गणना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं। अखिलेश के इस बात के बड़े संकेत तलाशे जा रहे हैं। वैसे अखिलेश को करीब से जानने और समझने का दावा करने वालों का कहना है कि वो रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस से हिसाब चुकाने का मौका नहीं छोड़ेंगे। अमेठी और रायबरेली की सीट को कांग्रेस और गांधी परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। 2019 के चुनाव में अमेठी से राहुल हार जरूर गए, लेकिन 1967 के चुनाव से वजूद में आई इस सीट पर कांग्रेस अब तक 16 बार जीत का परचम लहरा चुकी है। नेहरू गांधी परिवार का ऐसा ही नाता रायबरेली से भी है, जहां से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी चुनाव जीत चुकी हैं। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारती थी, लेकिन अजय राय ने आजमगढ़ वाला जो तंज मारा है, उसकी कीमत कांग्रेस को इन दोनों सीटों से चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका के थार्ड का नाम सुनकर ड्रैगन कांपने लगता है, नॉर्थ कोरिया हिलने लगता है। इसकी तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी होती है, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा है जो इसे बाहुबली बना देती है। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को न सिर्फ ध्वस्त कर सकता है, बल्कि 200 किलोमीटर दूर तक उन्हें मार करने में भी सक्षम है। ये अमेरिका की तरफ से हमास के उन तमाम हमदर्दों को अल्टीमेटम है जो इजरायल को अलग अलग मोर्चे से हमला कर रहे हैं। गाजा पट्टी से बारूदी तबाही का धुआं उठ रहा है। इजराइल के उत्तर में हिजबुल्लाह ने वार का नया फ्रंट खोल रखा है, तो इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया ग्रुप अमेरिकी ठिकानों को ड्रोन से निशाना बना रहे हैं।
यानी मिडिल ईस्ट में भड़की युद्ध की चिंगारी अब इजराइल के समर्थन में खड़े अमेरिका को भी झुलसाने लगी है। ऐसे में अमेरिका ने बड़ा फैसला लिया है। अब अमेरिका मिडिल ईस्ट में मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉड की तैनाती करने जा रहा है, यानी दुश्मन का खेल खत्म करने के लिए हवा में जाल बिछाया जा रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात करने का फैसला किया है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना खतरनाक है कि इससे हवा में ही दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। शनिवार को जारी बयान में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने साफ कर दिया था कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थॉड तैनाती करने जा रहा है। हमास के रॉकेट से इजराइल का आयरन डोम सिस्टम डैमेज हो गया है। ऐसे में इजराइल को चौतरफा हो रहे हमले से बचाने के लिए एक कवच की जरूरत है और थॉड एक ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर उसे ध्वस्त कर सकता है। हमास के हमले में इजराइल का आयरन डोम पूरी तरह फेल नजर आया है। ऐसे में अगर खतरा बढ़ता है तो थॉड इजराइल को न सिर्फ दुश्मन से बचाएगा बल्कि उनकी मिसाइलों पर काल बनकर टूट पड़ेगा। लेकिन अमेरिका का थॉड कैसे काम करता है और क्यों इसे बाहुबली माना जाता है? इसकी तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से की जाती है, जिसकी खरीद के लिए रूस और भारत के बीच डील भी हो चुकी है। लेकिन यहां बात थॉड की, जो न सिर्फ थॉड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के दुश्मन की मिसाइल को न सिर्फ रोकता है बल्कि उसे नष्ट कर देता है। थॉड मिसाइल मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को उनकी उड़ान के शुरुआती दौर में ही गिराने में सक्षम मानी जाती है। यह हिट टू किल तकनीक पर काम करती है, मतलब यह सामने से आ रहे हथियार को रोकती नहीं बल्कि उनका नामो निशान ही मिटा देती है। थॉड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों को ध्वस्त कर सकता है। ये 200 किलोमीटर दूर तक और 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी मार करने में सक्षम है। अमेरिका के थॉड से चीन भी कांपता है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि इसने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह तक को भी एक सीमा में बांध दिया है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका थॉड की तैनाती ग्वाम और हैती में कर चुका है, जहां नॉर्थ कोरिया का खतरा बना हुआ है। और अब अमेरिका ने यह फैसला इजराइल पर यमन, लेबनान से दागी जा रही मिसाइलों को रोकने के लिए किया है। साथ ही वो इराक में अपने बेस पर हो रहे हमलों को भी रोक सकता है। इजराइल हमास जंग के बीच दोनों ही तरफ से ताकतवर मुल्क लामबंद दिखाई दे रहे हैं। हमास को जॉर्डन, ईरान और साथ ही साथ लेबनान और सीरिया का साथ मिल रहा है। तो वहीं अगर बात करें तो दुनिया के ताकतवर मुल्क यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। लेकिन इजराइल को हथियार सबसे ज्यादा अमेरिका से मिल रहे हैं, या यूं कहें कि अमेरिका ही इजराइल का सबसे बड़ा हथियारों का सप्लायर है। इजराइल को 81% हथियार अमेरिका से मिलते हैं, जबकि 15% हथियार जर्मनी से मिलते हैं। इजराइल युद्ध को देखते हुए अमेरिका पहले ही भूमध्य सागर में 2 जंगी बेड़ों को तैनात कर चुका है।
जिनके नाम हैं USS गेराल्ड आर फोर्ड और USS आइजनहावर। ये इतने विशाल हैं कि बैठे बिठाए दुश्मन का खेल खत्म कर सकते हैं और यहां से फाइटर जेट भी उड़ान भर सकते हैं। जानकारों की माने तो दोनों जंगी बेड़े अमेरिका की तरफ से खींची गई वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करना दुश्मन को भारी पड़ सकता है। इसे ऐसे समझिए, अमेरिकी सेना भले ही युद्ध के मैदान में नहीं है, लेकिन इजराइल के पीछे सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, जो लगातार इजराइल की मदद कर रहा है। देखिए, मिडिल ईस्ट में बने हालात के मद्देनजर अमेरिका की तैयारी बढ़ी है। अमेरिका थार्ड मिसाइल सिस्टम के साथ ही पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने जा रहा है, जिसकी ताकत पूरी दुनिया देख चुकी है। अमेरिका के इस कदम को ईरान और उसके समर्थक सैन्य गुटों की घेराबंदी के रूप में देख रहे हैं, जो हमास के साथ युद्ध में इजराइल के खिलाफ नजर आ रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। सुपरसोनिक स्पीड, लक्ष्य को साधने की सटीक क्षमता और महज 9 सेकंड्स में हमले के लिए तैयार। ये सुपर पावर अमेरिका का वो खतरनाक हथियार है जो आसमान से दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। हवा में ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी ताकत रूस यूक्रेन वॉर में पूरी दुनिया देख चुकी है, जब पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रूस की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल किंजल को हवा में ही मार गिराया था। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम लॉन्चर के अंदर मौजूद मिसाइल जो है वो जमीन से हवा में निशाना साध सकती है। इसके साथ ही ये ध्वनि की आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज चलती है और कुछ ही सेकंड के भीतर ये सुपरसोनिक स्पीड पकड़ लेती है। पैट्रियट दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के रडार की रेंज करीब 100 किलोमीटर है। डिफेंस सिस्टम महज 9 सेकंड्स में दुश्मन की मिसाइल को निशाना बना सकता है। इसके लॉन्चर में 16 मिसाइल होती हैं जो अलग अलग टारगेट को भेजने में सक्षम हैं। अगर कीमत की बात करें तो एक मिसाइल की कीमत करीब $3 मिलियन यानी 24 करोड़ रुपए है। अब अमेरिका अपने इस खतरनाक हथियार को मिडिल ईस्ट में तैनात करने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास युद्ध और इराक में अमेरिकी रक्षा ठिकानों पर ड्रोन हमलों को देखते हुए अमेरिका ने यह फैसला लिया है। शनिवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, हमने ईरान और उसके समर्थन वाले संगठनों के हमलों को देखते हुए यह फैसला लिया है। अमेरिका के इस फैसले के पीछे एक वजह 2 दिन पहले ही इजराइल की ओर यमन से दागी गई मिसाइलें भी हैं, जिन्हें अमेरिका ने मार गिराया था। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल यमन के हूती विद्रोहियों ने दागी थी। Crew of the guided missile destroyer USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल सबसे पहले 1991 में चर्चा में आई थी। इस मिसाइल ने खाड़ी में सबसे पहली जंग में सद्दाम हुसैन की स्कड मिसाइलों को धूल चटा दी थी। दूसरे इराक युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। अब फिर पैट्रियट मिसाइल चर्चा में है, तो इसके पीछे भी इस डिफेंस सिस्टम की मिडिल ईस्ट में तैनाती की खबर है। माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद अमेरिका के लिए ईरान को काबू करना आसान होगा। साथ ही इजराइल पर हमला कर रहे हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों के रॉकेट्स और मिसाइल्स को हवा में नष्ट किया जा सकता है।
देखिए, हमास ने सिर्फ इजराइल में दाखिल होने की तैयारी नहीं की है, बल्कि इजराइल के पलटवार से बचने की तैयारी तो बहुत पहले ही कर ली थी। अब इजराइल के खिलाफ आतंकी संगठन हमास के अंडरग्राउंड प्लान की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए इजराइल को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सात अक्टूबर से लगातार इजराइल गाजा पट्टी पर बम बरसा रहा है, हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है। जमीन पर इजरायली टैंकों की पलटन आगे बढ़ रही है। लेकिन इस भीषण हमले के बाद भी हमास इजराइल पर पलटवार कर रहा है। अब आपके दिलो दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, आखिर कैसे? तो इसका एक ही जवाब है, गाजा पट्टी में हमास का असली अड्डा तो जमीन के नीचे है। ये गाजा में हमास का वो ठिकाना है जो बरसों से इजराइल के लिए चुनौती बना हुआ है। दरअसल हमास के आतंकियों से लेकर के उसके टॉप लीडर्स तक छिपने के लिए ये सुरंगें ही सबसे बड़ा कवच है, और इसीलिए हमास ने पूरी गाजा में ऐसी सुरंगों का जाल बिछा रखा है। जमीन के नीचे बनी इस सुरंग की तस्वीर देखिए। यहाँ तबाही मचाने वाले रॉकेट का जखीरा मौजूद है। ये भी देखिए कि ये सुरंग कहाँ जाकर खुलती है, सीधे लॉन्च पैड पर, जहाँ से इजराइल को सीधे निशाना बनाया जा रहा है। हमास को ये अच्छी तरह मालूम है कि वो इजराइल के हमलों के सामने टिक नहीं सकता, इसलिए उसने सालों पहले से ही गाजा पट्टी में टनल बनाना शुरू कर दिया था। जमीन के अंदर बने कंक्रीट के टनल्स को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जो सीधे इजराइल से सटी सीमा पर जाकर खुलती है। वहां से हमास के आतंकी इजराइल को निशाना बनाते हैं। दूसरी ओर ये सुरंगें गाजा पट्टी के अंदर शहर में खुलती हैं। इन सुरंगों में घरों की तरह हर सुख सुविधा मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने 2007 से गाजा पट्टी में टनल बनाने का काम शुरू कर दिया था। बताया जाता है कि गाजा पट्टी में करीब 2000 से भी ज्यादा सुरंगें हैं। ऐसे टनल बनाने पर हमास ने करीब 125 अरब डॉलर खर्च किए हैं। जानकारी के मुताबिक इन सुरंगों का इस्तेमाल पहले सामान की तस्करी में होता था, लेकिन जैसे जैसे इजराइल ने अपनी नाकेबंदी को बढ़ाया, इन सुरंगों का इस्तेमाल हमास के आतंकी हथियारों की तस्करी में भी करने लगे। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा जाल बनाया जिससे आसानी से हथियारों की तस्करी हो सके, सीरिया और ईरान जैसे देशों से हथियार आ सकें और फिर ये हथियार कैप्सूल में पैक होकर सुरंग के रास्ते हमास तक पहुंच सके। यही वजह है कि गाजा पट्टी में हमास की खूनी साजिश की भनक तक इजराइल को नहीं लगी। जानकारी के मुताबिक 7 अक्टूबर को जब हमास के आतंकियों ने हमला किया और उसके बाद जैसे ही इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों में जाकर के छिप गए। ये वो जगह है जहां से हमास के आतंकी लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं। ये टनल इतने ज्यादा मजबूत हैं कि आसमान से गिराए जा रहे बम भी इन पर बेअसर हैं। खबरें ये भी हैं कि हमास के आतंकियों ने गाजा और मिस्र की सीमा के भीतर भी सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जहां से वे इन सुरंगों के जरिए बाहर निकल जाते हैं और हथियार लेकर के गाजा में वापस लौट आते हैं। इजराइल सालों से हमास के सुरंगों को तबाह करने की कोशिश में है, लेकिन इसमें उसे कामयाबी नहीं मिली। इस बार इन सुरंगों को बर्बाद करने के लिए इजराइल ऐसे बम गिरा रहा है जो इन सुरंगों को उड़ा सके, क्योंकि इस बार इजराइल ने 10 दिन में ही हमास को खाक में मिला देने की ठान ली है।